Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. आज मैं आपके सामने 1.2 means I am continuing with the chapter Rise of Hitler. अब देखिए ये नेक्स्ट हेडिंग जो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. हमने वेमार रिपब्लिक की बात करी, हिटलर के इंट्रोडक्शन की बात करी. पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत चेंजेस आ रही थी. वेमार रिपब्लिक, जैसे मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी, वेमार रिपब्लिक, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. जर्मनी के लोगों को ये वेमार रिपब्लिक का आइडिया और ये सब नहीं उनको टॉलरेट हो रहा था, क्योंकि वेमार रिपब्लिक के कारण ऐसा उन्हें लगता था जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ा. दोनों तरफ से फाइनेंशियली क्रिपल हो गया और साथ में साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट रहा. अब birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising. उधर साथ में रशियन रेवोल्यूशन में भी यही हो रहा था, मतलब वेमार रिपब्लिक और साथ में रशिया के जो हमने चैप्टर पढ़ा बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी साइड बाय साइड जो टाइमलाइन है वो सेम थी ऑलमोस्ट. सोवियट्स और वर्कर्स एंड सेलर्स जो हैं, इन लोगों ने अपनी बहुत सारी सिटीज में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बिल्कुल सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस को वो फॉलो करने लगे और उसको सपोर्ट करने लगे. एंड दोज अपोज टू दिस, जैसे सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस के जो अगेंस्ट थे, वो लोग कौन थे? देवर सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स. वेमार में मिले वो लोग कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म करेंगे. वेमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स कॉल्ड फ्री कॉप्स. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इस तरीके से, मतलब इस पॉइंट पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये एकदम दुश्मन बन गए, जिसे कहते हैं ना कट्टर दुश्मनी हो गई कि वो पैचअप ही नहीं हो सकता था. एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर. बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, उन्होंने इसका रेडिकल सॉल्यूशन देखने की कोशिश करी. पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज, उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा मतलब आपके सामने एक कंट्री का है, हमारी नेबरिंग कंट्री का भी चल रही है यही सिचुएशन. पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. अब ये देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया, ये बहुत शॉकिंग भी है और बहुत ध्यान देने वाली बात है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी. 1923 में जर्मनी ने जो वॉर लड़ा था वो अपने गोल्ड रिजर्व को बेच के लड़ा था. और माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डरने वाली बात है, मतलब बहुत ज्यादा घबराने की बात है कि वो वॉर लोन लेके लड़ रहा है. इसको आप कंट्रीज को घर की तरीके से देखिए कि जैसे घर में सब अपने घर में अपने हिसाब से, मतलब वट एवर द फाइनेंशियल कंडीशन इज, पर सब अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत प्लान करके चलते हैं. अब वो जर्मनी ने ये वॉर जो फाइट किया था लोन पे किया था. वॉर रेपरेशंस गोल्ड में उनको देने थे. दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व. अब गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे करके जर्मनी के बिल्कुल खत्म हो गए, जैसे आप हमारी नेबरिंग कंट्री का भी देख रहे हैं कि उनके अपने फॉरेन रिजर्व बहुत मिनिमम रह गया है उनका. मतलब अब उनके पास में एक कोई चारा नहीं है सिवाय लोन लेने के आईएमएफ से. उस समय ऐसी कुछ भी नहीं थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व, 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड फ्रेंच ने, और जर्मनी कुछ नहीं कर पाई. फ्रांस ने अपना इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया, अपना गोल्ड रिजर्व ले लिया. जर्मनी ने रिटेलिएट किया बट पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी. अब जर्मनी, जैसे कहते हैं ना इंसान पागल हो गया, जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने फिर भी रिटेलिएट किया. पेपर करेंसी को वो छापते जा रहे थे. आप देखिए ज्यादा पेपर करेंसी छापने से क्या होता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. जैसे आप वो गेम खेलते हैं ना, एक वो जो कौन सा आता है वो गेम जिसमें बिजनेस वाला, आपकी जो पुरानी करेंसी है, जो डिमोनेटाइजेशन से पहले वाली जो करेंसी, अगर आपके घर में पुराने नोट रखे हैं तो वो क्या है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. करेंसी की वैल्यू कब तक होती है? जब गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करे. और कंट्री, हर एक कंट्री का जो करेंसी प्रिंट होती है वो स्टूडेंट्स उसके गोल्ड और फॉरेन रिजर्व के रेशो में होती है.
ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इतना प्रिंटेड मनी सर्कुलेशन में आ गया कि जर्मन रुपी की वैल्यू, आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि प्रिंटेड मनी ज्यादा होने से भी जो जर्मन की जो वैल्यू है मार्क्स की, उनकी करेंसी का नाम है मार्क्स, जैसे हम रुपीज हैं वैसे मार्क्स हैं, उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई। अप्रैल में यूएस डॉलर जर्मनी का, आप ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए इस चीज को, और बहुत आपको शॉकिंग भी लगेगी लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगेगी। एंड अप्रैल में यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। और उसी साल मतलब अप्रैल के और जुलाई में देखिए कितने महीने का डिफरेंस है, 3,53,000 मार्क्स। और एक यूएस डॉलर की अगस्त में अगले महीने 46,21,000 मार्क्स। और आप ये देखिए फिगर 4, बास्केट्स एंड कार्ड बीइंग लोडेड एट अ बैंक इन बर्लिन, जिसमें पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट। जर्मन मार्क की इतनी कम वैल्यू रह गई थी कि बहुत सारे पेपर रखने पड़ते थे तब जाकर छोटी छोटी पेमेंट्स देते थे। और नेक्स्ट पेज पे उससे भी ज्यादा एक शॉकिंग पिक्चर है। और दिसंबर में इट रोज टू 988,60,000 मार्क्स बाय दिसंबर। फिगर रैन इनटू ट्रिलियंस एंड वैल्यू ऑफ मार्क एकदम कोलैप्स हो गई। प्राइसेस ऑफ गुड्स, जैसे ही उसकी वैल्यू डाउन होती है एकदम गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। जैसे अभी इधर हमारी नेबरिंग कंट्री में भी है, पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हो गए हैं। श्रीलंका में भी अभी आपने देखा हाल ही में यही सिचुएशन चल रही है। इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। ये इतनी ज्यादा पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए ये बहुत पिक्चर जो है वो पब्लिसाइज हुई। मतलब एक ब्रेड खरीदने के लिए वो बहुत कार्ट लोड ऑफ, मतलब बहुत एक कार्ट में जैसे बैलगाड़ी टाइप होती है उसमें करेंसी नोट्स लेके जा रहे थे। और ये क्राइसिस, इसका नाम दिया गया हाइपर इन्फ्लेशन। ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिनोमिनिकली बहुत हाई हो गई थी। इट वाज रियली हाई। मतलब जर्मनी में इन्फ्लेशन सुपर हाई हो गई थी, तभी इसका नाम हाइपर इन्फ्लेशन दिया गया। फिगर 5 देखिए, रियल पिक्चर है। होमलेस मैन जो बेचारे नाइट शेल्टर के लिए बाहर खड़े हुए हैं। अमेरिकन ने जर्मनी को, जैसे अभी कई कंट्रीज जो है वो श्रीलंका को हेल्प करी, फिर टर्की में देखिए अभी भूकंप आया है तो टर्की में कंट्रीज ने हेल्प करी है। हालांकि हमारी इंडिया के साथ टर्की ने कभी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया जब भी हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुई या नेबरिंग कंट्री के साथ में, लेकिन फिर भी उनके इस मुश्किल समय में टर्की को इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो ऐसे ही अमेरिका ने उस समय जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए एक डॉस प्लान इंट्रोड्यूस किया, विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रेपरेशन, कि जर्मनी का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो उसको सपोर्ट करने के लिए। आप देखिए आगे क्या होता है। 1.3, अमेरिका अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका था, सुपर पावर बन चुका था। और अब देखिए आगे क्या होता है, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अभी सुपर पावर बन ही रहा था तो क्या हुआ, आगे आप इस टॉपिक में देखेंगे। ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 28 कुछ स्टेबिलिटी आई जर्मनी में। अमेरिका हेल्प कर रहा था, पर ये भी एक ऐसा है कि जैसे रेत के ऊपर घर बनना, कि कैसल ऑन बिल्ट ऑन सैंड। जर्मन के इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी टोटली डिपेंडेंट थे शॉर्ट टर्म लोन पे, जो लोन यूएसए दे रहा था। ये सपोर्ट विड्रॉ कर ली यूएसए ने जब यूएसए का अपना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एकदम क्रैश हो गया। फियरिंग ऑफ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर। अब एकदम डर के कारण लोगों ने अपने मार्केट में शेयर जो है वो सेल करने शुरू किए। इसका भी एक एग्जांपल आप लोग आजकल न्यूज में देख रहे हैं। और ऑन दिस सिंगल डे 24 अक्टूबर को, उसी साल, आप देखिए 1929 की बात कर रही हूं मैं, और 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग थी। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब बिटवीन 1929 एंड 1932, नेशनल इनकम अमेरिका की वो एकदम हाफ हो गई, एकदम हाफ हो गई। फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो गए। फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा, आप देखिए हर एक कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, सबसे ज्यादा जो बेचारे इफेक्टेड होते हैं वो गरीब किसान होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन यूएस इकोनॉमी में, और बाद में फिर
वो एकदम वर्ल्ड वाइड हुआ। अब आप देखिए यूएस की इकोनॉमी का रिसेशन का पूरे वर्ल्ड पे कैसे फर्क पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब सर्कल ड्रॉ करते हैं ना अपने पेपर पे, तो आपकी जो सर्कल की वो जो कंपास की जो निडल होती है सेंटर में होती है। जरा सी कंपास की निडल आपकी इधर उधर हुई, सर्कल खराब हो जाता है। तो आप समझ लीजिए जैसे कंपास के निडल सेंटर है, ऐसे ही अमेरिका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का सेंटर है। अभी इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी, आगे आएगा तो। जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% रिड्यूस हो गई, वर्कर्स की जॉब चली गई, वर पेड रिड्यूस वेजेस। आप अगर पढ़ेंगे या न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी कई दो नेबरिंग कंट्रीज में ऐसी ही सिचुएशन, इस एक में चल रही है, एक में हो चुकी है और अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, स्टेबल नहीं हुई है और ऐसी इंप्रूव भी नहीं हुई है। इट इज कंसिस्टेंट, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा सा फर्क पड़ा है ऑन द स्ट्रीट। और वेनेजुला में भी, और अभी टर्की में भी, सीरिया में भी, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी जो लोग हैं वो अपने प्ले कार्ड्स अपने गले में टांग कर, जैसे होता है ना गले में आप अपना आई कार्ड वगैरह टांगते हैं, तो वो प्ले कार्ड टांग के खड़े हो जाते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क, कार मैकेनिक, कोई भी काम हो। अनएम्प्लॉयड यूथ विथ प्ले कार्ड्स जब वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे बैठते थे, desperately queued up at the local employment exchange, jobs as jobs disappeared, the youth took to। और जैसे ही जॉब, ये बहुत इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स इस चीज का, कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर वो कहीं से बाहर से हेल्प भी लेते हैं, तो भी जो बाहर से जो कोई भी गवर्नमेंट या आईएमएफ वगैरह हेल्प करते हैं तो अपनी शर्तों पे करते हैं। और उन शर्तों में क्या होता है, उन शर्तों में वो कोई भी सोशल वेलफेयर का काम गवर्नमेंट को करने नहीं देते। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग स्ट्रीट पे बैठ गए, जॉब्स डिसअपियर, और जॉब्स का खत्म होना, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना ऑल्सो इंक्रीजेज द क्रिमिनल एक्टिविटीज। लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों के दिमाग में हेल्थ पे भी फर्क पड़ा, डर हो भी हुआ, जैसे कोविड में हुआ था। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में उस समय मिडिल क्लास, स्पेशली जो सैलरीड लोग हैं, उनकी सेविंग्स धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही थी। मतलब वो बेचारे बैंक में रख के करें क्या उस करेंसी को, उसकी तो वैल्यू कम हो रही थी। Small businessmen, self-employed and retailers, they suffered as their business जो है वो उनका ruin हो चुका था। These sections of society were filled with fear of proletarization। ये क्या है, एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड, मतलब उनको ये डर हो गया था कि अब हम बिल्कुल, हमारी कैटेगरी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, कि एक बिजनेसमैन से हम वर्किंग क्लास में आ जाएंगे या अनएम्प्लॉयड बैठेंगे। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर जो हैं वो मैनेज कर पाए थे, मतलब जैसे कहते हैं ना पानी में डूबने से थोड़ा सा बच गए थे वो लोग। और अनएम्प्लॉयमेंट ने उनकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म कर दी थी। जब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज होती है, तो अगर नौकरी मिल रही है तो आप अपने टर्म पे नहीं मांगेंगे, आप उनके टर्म पे नौकरी करेंगे। बिग बिजनेस क्राइसिस में चले गए, लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री बहुत इफेक्टेड हो गई, एग्रीकल्चर के प्राइसेस डाउन हो गए, अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक, और लोग इतना दुखी हो गए कि वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे सकते थे। जैसा बार बार यही कि हमारी नेबरिंग कंट्री में भी ऐसा चल रहा है, ईश्वर जल्दी से मतलब इस तरीके की जो भी कंट्रीज में सिचुएशन चल रही है, जो जो कंट्रीज में कोई सॉल्यूशन निकाले। पॉलिटिकली वेमार रिपब्लिक बहुत फ्रेजाइल थी। अब ये देखिए डिफेक्ट्स ऑफ वेमार रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 5 मार्क्स के लिए भी या 3 मार्क्स। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डिफेक्ट थे जिसके कारण डिक्टेटरशिप आने से वो रोक नहीं पाया। सबसे पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन पार्टी। एक मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण एक पार्टी को मेजोरिटी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। अनदर डिफेक्ट, आर्टिकल 48 जिसने प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज करे, लोगों से उनके राइट्स छीन ले और रूल करे अपनी मर्जी से। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, वेमार रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स जो 239 डेज के लिए चले। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, and
इससे कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ये डिफेक्ट्स हैं हमारे पब्लिक के। और जैसे मैंने आपको बताया, प्रोलेटराइजेशन का क्या मतलब है, टू बिकम इम्पोरिश। मतलब जो अच्छे मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, उन्हें ये डर हो गया है कि अब वो वर्कर्स बन जाएंगे। वो ये डर अपने आप में ही स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे मुझे याद है, कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि बिहार में जॉब के लिए अप्लाई जो कर रहे थे, जिन्होंने बीटेक करी थी, और वो भी बहुत फोर्थ क्लास की जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे थे, कुछ साल पहले ये न्यूज में आ रहा था। तो ये एक बहुत पोलराइजेशन है ये सिचुएशन, की जब लोगों को अपनी जॉब्स के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स।